जैन साथियों, प्रहारी मुंबई से जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइल मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी एक बयान आया अमित शाह जी का, उन्होंने कहा कि शरद पवार जी जो है करप्शन करने वालों के, गुंडों के जो है कि ये पूरे देश में जितने भी करप्शन होते हैं, जो गुंडे हैं उनके सरदार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा अफसोस का विषय है कि शरद पवार जी के लिए देश के एक जिम्मेदार नेता और मंत्री, जो खास करके गृह मंत्री हैं इस देश के, उन्होंने इस तरह का बयान महाराष्ट्र में दिया। हालांकि वो बहुत ही शर्मनाक है और उसका जवाब शरद पवार जी ने भी और उनके लोगों ने और महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले शरद पवार जी को पद्म भूषण का अवार्ड दिया है। ये उनकी ही सरकार थी, उसमें भी ये मिनिस्टर थे। तो या तो मोदी जी गलत हैं, मोदी जी को जानकारी नहीं है, या गृह मंत्रालय को जानकारी नहीं है। तो इस तरह की ओछी हरकत करना उनके लिए शोभा नहीं देता। दूसरी चीज़ ये कि ये बयान कौन दे रहा है? जो खुद करप्शन में डूबा है, जिसके ऊपर ऐसे चार्जेस रहे हैं कि उसे अपने प्रदेश से निकाला गया और महाराष्ट्र की जेल में उसे बंद रखा गया। तड़ी पार किया गया या निकाला गया? नहीं, तड़ी पार का मतलब ही निकाला गया है। यानी जिस अपराध के लिए उनको सजा दी गई और उनको हथकड़ी डालकर ये सारी तस्वीरें हैं, तो ऐसा आदमी शरद चंद्र पवार जी के ऊपर, जो राजनीति के पितामह हैं, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को राजनीति में पैदा किया, ना जाने कितने लोगों को सरकार में और अलग अलग जगहों पे किया है, उनका एक बड़ा योगदान है देश में, खास करके महाराष्ट्र के वो बड़े नेता हैं। इस तरह का कोई जवाबदार आदमी जो राज्य के नहीं बल्कि केंद्र के मंत्रिमंडल में है और वो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, अगर वो इस तरह की बातें करता है तो मैं उनकी बात को कंडम करता हूं। और बीजेपी के लोगों से ये कहता हूं कि जब वो कभी इस तरह की बात करें तो पहले वो होमवर्क कर लें कि जो उनके नेता ने ये कहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड भी देख लें। कि शरद चंद्र पवार जी को एक तरफ आप जो है पद्म विभूषण का, रत्न का आप उनको अवार्ड देते हैं राष्ट्रपति के हाथों, और एक तरफ आप उन्हें करप्शन का जो है मसीहा कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि प्रधानमंत्री ने खुद मध्य प्रदेश के एक चुनावी सभा में ये कहा था कि एनसीपी जो है नेचुरल यानी करप्ट पार्टी है और करप्शन में सबसे ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री के इस बयान के थोड़े दिन बाद महाराष्ट्र के सरकार में उन्होंने अजीत दादा पवार को एनसीपी तोड़कर उनके एमएलएस के साथ ले आए। उसी तरह का हरकत उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव सेना के लोगों को तोड़कर एक ग्रुप को लाए। यानी जो दावा बीजेपी करती रही कि वो करप्शन नहीं करती, तो सारे करप्शन करने वाले लोगों को लाकर अपने पार्टी में शामिल करके खुद करप्ट पार्टी बन गई। और ऐसी पार्टी, सर ये नहीं लगता है कि जिस तरह का ये बयान अमित शाह जी का आ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक घबराहट है? बिल्कुल घबराहट है, महाराष्ट्र के लिए तो बड़ी घबराहट है। एक जो है बड़ी पार्टी के लिए, जिसकी सरकार 10 साल से केंद्र में हो, सिंगल डिजिट में लोकसभा के चुनाव में वो आए हैं, सिंगल डिजिट में, तो उनको इस बात की घबराहट है कि अगर राज्य की सत्ता छिन गई तो बेईमानी का जो सबसे बड़ा हथकंडा है, पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र की तमाम बड़ी इकाइयों को गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है, फाइनेंशियल हब को गुजरात ले जाया गया, डायमंड के कारोबार को बड़े पैमाने पे गुजरात ले जाया गया, कई बड़ी इंडस्ट्रीज को ले जाने का काम वहाँ चालू है। जब यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, असेंबली चुनाव जब ही आएगा और राज्य में सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनने वाली है, तो इस तरह की बेईमानी धांधली वो नहीं कर पाएंगे, भले वो केंद्र में हो। तो इसके लिए आपने कहा कि आपकी सरकार बनने वाली है, तो लेकिन सरकार किस तरह से बनेगी? जिस तरह से अभी वांटेड फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो 79 सीटें जो है कि एनडीए ने मतदान प्रतिशत बढ़ा के जो कि हथिया लिया, ये जो है कि ये जो रिपोर्ट का कहना है। देखिए, रिपोर्ट तो पूरा देश जान रहा है कि बड़े पैमाने पर बीजेपी ने बेईमानी किया।
लेकिन महाराष्ट्र में उनकी बेईमानी उन्होंने कुछ सीटों पर करने की कोशिश की, कुछ किया भी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत ताकतवर है और महाराष्ट्र की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। उन्होंने जिस तरह से 48 सीटों में से 31-32 सीटों पर उनको हराया है, आप उसी आंकड़े को लगा लेंगे तो हमारी टीम जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो तीनों दल और हमारे साथ दूसरे भी जो छोटे छोटे हमारे एलाई हैं, वो सब मिलाकर हम 200-250 सीटें आराम से जीतेंगे, क्योंकि जनता ने इनके कुशासन को देखा है और अब उनके हाथ से बिल्कुल सत्ता निकल रही है और जनता उनसे अब मुक्ति चाहती है। इसलिए हमें कहीं भी धोखा नहीं है, कहीं भी इस बात की चिंता नहीं है। हमें जनता से जो वादा किया है हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने, महाराष्ट्र में हमारे नेता, जो तीनों हमारे बड़े नेता जो काम कर रहे हैं उस सब ने, तो ये सारी चीज़ें अब जो है बहाना नहीं चलेगा बीजेपी का। अब उनकी दादागिरी भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब जनता इतनी जागरूक हो गई है कि अब उनको खुद जवाब दे रही है। सर, आपने सही कहा, जनता जागरूक हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि अल्पसंख्यकों में एक बेचैनी है। जिस तरह से लोकसभा के 48 सीटों में एक सीट भी मुस्लिम को नहीं दी गई, विधान परिषद में भी एक सीट नहीं दी गई, इसको लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो क्या लगता है कि आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मुस्लिम वोट मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे महाविकास अघाड़ी को? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो दोनों सवाल हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी थी, लेकिन उस तरह के हालात लोकसभा में बने कि जो हमारा बंटवारा हुआ था उसमें इस तरह की कुछ चीज़ें आ गई थी। बाद में हमारे जो लीडरों ने नाराज़गी जताई थी, उनको हमारे हाईकमान ने बुलाकर उसमें बताया। और अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी मुंबई और महाराष्ट्र की इलेक्शन की जो कमेटी निर्धारित की कल 2-3 दिनों के अंदर, अब उसमें 2 मुस्लिम बड़े नेताओं को शामिल किया गया और लोकसभा और विधान परिषद के जो कमियां रह गई या जो हमारे हिस्से नहीं आ सके या मुसलमानों को नहीं मिला, उन मुसलमानों का वो पूरा का पूरा कोटा जितना भी बनेगा, जहाँ जहाँ सीटें जीतने वाली होंगी, जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके होंगे, वहाँ ज़रूर उनको मिलेगा। और असेंबली में मुसलमान पूरी ताकत से, जैसे पिछली बार पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा था, वैसे इंडिया गठबंधन के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में भी खड़ा रहेगा, इसमें हमें कहीं शक नहीं है। सर, किस तरह से खड़ा रहेगा? अभी 7 लोगों ने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग की और अभी तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो किस बेस पे वोट दिया जाए कांग्रेस को? जो महाविकास अघाड़ी अपने सेकुलर का दावा करती है, उन्हीं के पास कांग्रेस के पार्टी के 60 लोग जो है क्रॉस वोटिंग करते हैं। देखिए, वो जो क्रॉस वोटिंग विधान परिषद में हुआ, उसको पार्टी ने बहुत ही ताकत से फैसला किया है कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई, बल्कि कार्रवाई हो गई है। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, जनता के साथ धोखा किया है, क्योंकि वो इलेक्टेड चुनकर आए थे कांग्रेस के उस पर, और कांग्रेस के कैंडिडेट तो को उन्होंने टिकट वोट तो दिया, लेकिन कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट नहीं दिया उन्होंने। उसके लिए उन्होंने बदमाशी की, जो वोट कम किया, तो उसका खामियाजा उनको भोगना है, क्योंकि वो इस बार चुनाव में आप देखेंगे कि उनके साथ क्या व्यवहार होने वाला है। तो ये नहीं आप कह सकते कि हाईकमान ने नहीं किया उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल, क्योंकि पिछले 19 तारीख को हमारे जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, केसी वेणुगोपाल जी, और महाराष्ट्र के जो इंचार्ज हैं रमेश चेन्नथला जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, मुंबई के अध्यक्ष, सभी लोगों की मीटिंग मुंबई में हुई, सारे कमेटी के लोगों के सामने बैठक हुई, सब ने अपनी बातें रख दी हैं और 100% कार्रवाई होने वाली है, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे असेंबली इलेक्शन करीब है, इसको लेकर महाविकास अघाड़ी की क्या तैयारियां हैं? तैयारियां जोरों पर है। आप देख रहे हैं कि हमारे इलेक्शन की कमेटी बन के आ गई आईसीसी से, उस सब सीट बंटवारे का काम स्टार्ट हो गया है, लोगों नेताओं की चर्चा चालू है। हमारा जो मुंबई में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो मुंबई की अध्यक्षा है, वो उन्होंने कार्यक्रम लगा दिया है, हर जगह मोर्चा, धरना, उसके अलावा संगठन के काम। आपने कहा आपकी जो अध्यक्षा हैं वर्षाताई गायकवाड़ जी हैं, तो वहीं पे देखने में आया विशालगढ़ के ऊपर एक लफ्ज भी किसी के आपके बड़े नेता ने कुछ भी नहीं कहा। आपने शायद देखा नहीं, हमारे सारे बड़े नेताओं ने राज्य के जो महासंचालक है पुलिस की, बाकायदे डेलीगेशन ले जाके उनसे मिलकर और उस पर कार्रवाई की, और कार्रवाई के जो आदेश हुए हैं वो सामने उन्होंने दिखाया। हमारे दोनों मुस्लिम आमदार वहाँ गए, मैं खुद उस डेलीगेशन में आरिफ नसीम खान के साथ गया था, और इस तरह की हमारी जो अलग अलग महाराष्ट्र के जगहों पर हैं वो सब गए। हमारे आईसीसी के लोगों ने उस पर स्टेटमेंट दिया और बाकायदे राज्य सरकार पर दबाव बनाया, और वहाँ तुरंत कार्रवाई हुई। विशालगढ़ तक तो कोई नहीं गया? नहीं, विशालगढ़ भी पूरी टीम, जो हमारी पूना की टीम थी, औरंगाबाद की टीम थी,
किसी दूसरे जगह के, वो सारे लोग गए। और राज्य में चूंकि हेडक्वार्टर मुंबई है तो हम लोग स्वयं महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जाकर मिले और मिलकर उनको अपनी भावना से अवगत कराया और उसके लिए पूरी ताकत के साथ उनको बताया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई और इस तरह की चीज़ें नहीं रुकी तो फिर हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि हमारे जो लोकल सांसद थे वो भी वहाँ गए, जगह पर गए। तो इस तरह का जो है जो घटना हुई, सबने इसकी निंदा की। क्योंकि एक तरह से ये सरकार उनको समर्थन करे और दूसरी तरफ जो है उन पर कार्रवाई ना करे, ये तो नहीं चलेगा। तो कार्रवाई भी हुई, काफ़ी लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी हालात वहाँ कसीदा हैं। लेकिन हम सभी की निगाह वहाँ पर है। हम सभी लोग चाहेंगे कि सरकार उन पर कार्रवाई करे और जनता खुद उनको सबक सिखाएगी जो इस तरह का राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब बीजेपी के पास कोई बताने का साधन नहीं है। 10 साल मोदी जी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किए। 10 साल तक हिंदू मुस्लिम इशूज़ को लेकर वो चुनाव में गए थे। इस बार उनको जनता ने नकार दिया। जितने हिंदुत्व के देव स्थान थे, जो पवित्र भूमि थी, उन सब जगहों पे बीजेपी चुनाव हार गई। वो चुनाव हार जाना इस बात की दलील है कि हिंदुत्व को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस देश में सबसे ज़्यादा तादाद हिंदू भाइयों की है, लेकिन वो इतने प्यारे हैं कि वो इस तरह के जमड़ों में नहीं होते। और जिस तरह से इन्होंने किया, अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, आपका जहाँ की 6, 7, 8 जगहें जो है उस सब जगहों को ये हारे हैं। प्रयाग हार गए जो सबसे बड़ा तीर्थ है हिंदुत्व का। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और हिंदू तब इनके साथ, गलत हिंदुत्व इनके साथ नहीं है, देश के साथ तो हिंदू पूरा खड़ा ही है। एक तरफ वो जो है हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को मारपीट करते हैं, दूसरी तरफ जो है ये बैल के गोश्त बेचने वाले सारी कंपनियां जो हिंदू चलाते हैं उनसे चंदा लेना, सारा काम करना। उसके बाद बाई इलेक्शन आया, आपने बाई इलेक्शन में भी देखा कि उन्होंने एक सीट जो है हिंदू तीर्थ की थी, वो भी वो हार गए। तो इससे बिल्कुल साफ जनता ने मैसेज दे दिया है कि हम आपके साथ अब धर्म के नाम पर नहीं खड़े हैं। अगर आप इस देश का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, जनता के अंदर अच्छी भावना पैदा करेंगे, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की बात करेंगे, तो ही हम आपके साथ होंगे, वरना हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन थे। हालांकि बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। कैमरामैन वैस साबिल के साथ मैं जावेद शेख, पुरानी मुंबई से।